Hello everyone, you are watching Crack UPSC with us, and today we are discussing the ancient and medieval history. And we have already discussed some part of it, like prehistory and Indus Valley civilization. These two things we already discussed in part one, where in prehistory, Paleolithic, Neolithic, Mesolithic, Chalcolithic, or Indus Valley civilization we have already discussed. So today we will be discussing. We are hoping to discuss Vedic age, Magadha history and Mauryan dynasty. But if a video goes long, then we will stick to only one and two topics. So let's get started. So here we will start with advent of Aryans. Aryans, how it happened and how they came. They started coming to India or Indian subcontinent in 1500 BC. So Aryan arrives at 1500 BC from the Central Asian steppes. तो नोमैडिक पेस्टोरल्स, तो एज अ नोमैडिक पेस्टोरल वो घूमते फिरते, जैसे गद्दीज है ना कि वो सर्दियों में कहीं जाते हैं और गर्मियों में कहीं अपनी जो भेड़ बकरियां चराने, उस टाइप के वो उस टाइप के गद्दीज थे जो कि अपने एक अच्छे पास्चर्स चराने की जो जगहें हैं उनको उसको एक्सप्लोर करते हुए वो अपनी कैटल के लिए वो ये चीज़ एक्सप्लोर करते हुए इंडिया की तरफ आए। तो कैटल वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ उनके लिए। सर्च फॉर पास्चर्स में वो इधर आए थे। आर्यन जो है लिंग्विस्टिक कम्युनिटी थी। स्पोकन आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, तो ये सब लैंग्वेजेस वो बोलते थे। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें वो आर्यंस डिफीट इंडिजीनियस जो ट्राइब्स थी, जहाँ जहाँ से वो पास ऑन हो रहे थे। तो स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो जो इंडिया में ओरिजिनल एबोरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनको उन्होंने डिफीट किया। सुपीरियर ब्रॉन्ज टूल्स, हॉर्स एंड ड्रोन चैरियट्स थे उनके पास, और उनके पास हेलमेट और जो भी हथियार वो वेल इक्विप्ड थे वो हथियारों में। और तो उनके पास क्या है, आर्मी थी। और तो वो बेसिकली इनिशियली जो आर्यन है वो कॉन्सेंट्रेटेड थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हिमाचल, कश्मीर, तो ये इस वाले पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड थे जब वो शुरुआत में आए थे। ओके, तो नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे वो देखेंगे कि अर्ली वैदिक अपना जो है आर्यंस के बारे में क्या है, कि आर्यंस जो है वो स्टार्टेड कंपोजिंग वेदास इन संस्कृत, और ऋग्वेदा वाज द फर्स्ट जो कि कंपोज हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस। तो आर्यंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सोर्स है। तो इनिशियली जो वेदास है वो ओरल कंपोजिशन थे, कि भाई ओरली उसको ट्रांसफ़र किया गया नॉलेज को, जैसे कि पेरेंट्स से अपने बच्चों को, उनके आगे बच्चों को उस टाइप से, तो उनको श्रुतिस बोलते थे, श्रुति। लेटर जो है फोर्थ सेंचुरी बीसी के आसपास उसको रिटन फॉर्म में कंपाइल किया गया। तो उसको रिटन फॉर्म में जब कंपाइल किया गया तो उसको ऋग्वेदा का वो नाम दिया। हिमालय मेंशन एज अ हिमावंत पर्वत एंड सब सिंधु रिवर। तो जो ऋग्वेदा में है, ऋग्वेद में है बेसिकली, वो हिमावंत, हिमालय को हिमावंत पर्वत और 7 जो रिवर्स बहती है उस एरिया में, जिस एरिया में आर्यंस थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, नॉर्दर्न राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी। तो उसमें कौन कौन सी रिवर बहती है, जो इंडस उसको सिंधु बोलते थे, झेलम उसको बितास्ता बोलते थे, चिनाब उसको असिनी, रावी उसको पुरुषनी, ब्यास, बिपासा, सतलुज, शतुद्री, सरस्वती, मदितराना। तो ये सारी रिवर बेसिकली, ये जो 7 रिवर है, ये उस टाइम की जो रिवर है वो ऋग्वेद में मेंशन की हुई है। सब सिंधु, सप्त सिंधु और हिमावंत पर्वत, दैट इज हिमालय। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो अर्ली वैदिक पीरियड है। तो अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 बीसी के बीच में था। उसमें इकोनॉमिक लाइफ जो ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड क्या थी, कि कैटल वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ, और इवन बैटल फॉर टू सिक्योर द कैटल, तो उसके लिए लड़ाइयाँ भी हुई। हाईलाइटेड इन द ऋग्वेदा, तो ये जो कुछ नाम है ऋग्वेद में यूज किए गए हैं, तो किस चीज़ के लिए किए गए हैं ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो आप इस चीज़ को इस पॉज करके जूम करके आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो जिसमें गोपा है वो कऊ को बोलते हैं, गोपा जन्या वो मास्टर ऑफ कऊ, और दुहित्री, दुहित्री मिल्चर ऑफ कऊ, जो गाय से दूध निकालने वाला होता है। फिर गोधूमा, गोधूमा वैसे किसको बोलते हैं, गेहूं को बोलते हैं। और गेहूं जर्मिनेट्स इन द काउडंग, तो गाय के जो गोबर में जो गेहूं जमता है या उगता है उसको गोधूमा बोलेंगे। गोधूली, गोधूली काउ रिटर्न इन इवनिंग, जो कि उसको सुबह छोड़ देते होंगे घास चरने, और फिर वो शाम को रिटर्न करती होगी। फिर अघन्या, अघन्या नॉट टू बी किल्ड, और गविष्ट्री, गविष्ट्री सर्च फॉर कव। तो ये जो टर्म्स है ये याद रखने लायक है, तो आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें लाइंड अप है वो है हमारा कौन कौन सी फसलें उगती थी।
बार्ले उसको यावा बोलते थे, वीट को गोधुमा बोलते थे, जैसे ऑलरेडी बताया। ये दोनों ही एक जो अदर इम्पोर्टेंट वेल्थ थी गाय के अलावा। फिर टैक्सेशन कोई फॉर्मल ऐसा सिस्टम नहीं था, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन था, उसमें बाली या भाग बोलते थे उसको। फिर नेक्स्ट हमारा जो पॉलिटी है उस टाइम की, अगर हम वो देखें, जो राजन है वो हेड होता था आर्यन ट्राइबल कम्युनिटी का। जो आर्यन कम्युनिटी थी उसका हेड होता था, ट्राइबल कम्युनिटी थी। तो ऑर्गेनाइज बैटल टू सिक्योर लार्ज नंबर ऑफ काउ कैटल्स, तो वो गाय को सिक्योर करने के लिए बैटल कर यूज होते थे, ऑर्गेनाइज होते थे। और इसको राजन को कौन असिस्ट करता था, उसमें सभा थी, समिति थी, विधाता, ये तीन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। और उसमें सभा में मोस्ट डिसाइसिव असेंबली थी, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट असेंबली थी। ये एक्सक्लूसिव फॉर एल्डर्स एंड इंक्लूसिव फॉर जेंडर। तो इसमें सिर्फ एल्डर लोग पार्टिसिपेट करते थे, और इंक्लूसिव मतलब दोनों जेंडर जो है मेल फीमेल दोनों के लिए ये अलाउड थी, इसमें दोनों ही पार्टिसिपेट करते थे। फिर समिति नॉट डिसाइसिव, उतनी डिसाइसिव नहीं थी, इंक्लूसिव नंबर वाइज, तो इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं था, सब लोग जा सकते थे। लेकिन एक्सक्लूसिव फॉर मेल्स, तो इसमें सिर्फ मेल जाते थे, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। समिति जो है इसमें वुमेन है एक्सक्लूडेड थी। विधाता वो स्मॉल एंड कोहेसिव असेंबली थी, उसमें बोथ मेल एंड फीमेल अलाउड थे। और इसका एग्जैक्ट फंक्शन क्लियर नहीं है कि इसका एग्जैक्ट फंक्शन उस टाइम पे क्या था। तो हमारा जो नेक्स्ट है कि वो ऋग्वेद में इन्वॉल्व विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस डिसीजन। तो जो ये विधाता है उसको ऐसा ऋग्वेद में बताया गया है कि भाई ये रिलीजियस जो डिसीजन लिया करते थे उस टाइम पे। ओके, तो नेक्स्ट जो हम हमारे पास लाइंड अप है अभी हमारे इसमें, वो है बेसिकली, हाँ, दास राजन वॉर। तो जो ये राजन वॉर है, भारत वॉज द मोस्ट पावरफुल आर्यन ट्राइब ऑफ द टाइम। तो उस टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्राइब थी वो दास भारत थी, भारत ट्राइब थी। उसके रूलर सुदास, सुदास टुक पॉलिसी डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू हेड प्रिस्ट। तो उसने डिसीजन लिया, हेड प्रिस्ट के लिए डिसीजन लिया कि कौन हमारा हेड प्रिस्ट होगा। ओके, तो उसमें जो उन्होंने क्या है, वो उन्होंने वशिष्ठ को चूज़ किया। वशिष्ठ को चूज़ किया, तो उस टाइम के जो मेन जो प्रीस्ट थे वशिष्ठ और विश्वामित्र, उससे विश्वामित्र जो है वो गुस्सा हो गया। तो जो विश्वामित्र ने है उसने परसुएड किए 5 आर्यन राजन और 5 नॉन आर्यन राजन, जिससे कि फाइट विद सुदास, जो सुदास था जिसने कि वशिष्ठ को चूज़ किया। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने अब 5 आर्यन राजन और 5 नॉन आर्यन राजन को इकट्ठा किया और सुदास के अगेंस्ट फाइट की ऑन द बैंक ऑफ परुष्णी, जो कि रावी नदी पे उसका युद्ध हुआ। सुदास डिफीटेड दास राजन। तो जो सुदास है उसको दास उसको उसने डिफीट किया दास राजन को, और एंटायर टेरिटरी नेम्ड एज भारतवर्ष। तो क्योंकि वो भारत ट्राइब की जीत हुई थी, तो भारत ट्राइब के नाम पे ही ये भारतवर्ष का नाम रखा गया। सॉरी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सोसाइटी ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। तो सोसाइटी कैसी थी अर्ली वैदिक पीरियड, अथॉरिटी किसकी थी, पेट्रियार्किकल थी। लीनेज कौन सी थी, पेट्रीलिनियल, मतलब प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती थी, तो वो मेल टू मेल ट्रांसफर होती थी, फादर टू सन, सन टू नेक्स्ट हिज सन। और फिर लोकल लोकाइक कौन सी थी, तो ये पेट्री लोकल था कि भाई जैसे अभी भी होता है कि फीमेल जो है शादी करके मेल के घर जाती है, तो कुछ जगहों पे मेट्री लोकल भी होता है, जैसे आजकल अभी अगर हम देखें तो इंडिया में मेघालय में ये सब मेघालय में ये देखा जाता है कि वहाँ पेट्री लोकल जो है सोसाइटी है। तो सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन उसमें कुल है, विज है, ग्राम है। कुल तो अपना फैमिली हो गई, क्लैन, विज, और कम्युनिटी ग्राम, जो कि अभी भी ग्राम ही बोलते हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सोसाइटी जो था फैमिली थी, और उसका हेड कौन होता था, कुलूपा। कुलूपा फैमिली का हेड होता था कुलापा, और एल्डेस्ट मेल वो हुआ करता था। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है इसमें ये है कि पेट्रियार्किकल सोसाइटी थी, बट वुमेन हाईली रिस्पेक्टेड। उसमें पॉलिटिकल राइट्स थे, जैसे कि सभा और विधाता में वो अलाउड थी, समिति में वो अलाउड नहीं थी। लेकिन एजुकेशन राइट, जैसे लोपामुद्रा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो उस टाइम की महान पढ़ी लिखी, मतलब उनको एक प्रॉपर एजुकेशन मिली। नो चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज का कोई भी रिटर्न वो नहीं है। और राइट टू चूज स्पाउस विद इन आर्यन कम्युनिटी, तो आर्यन कम्युनिटी के अंदर उनको स्पाउस चूज करने की वो थी, क्या है, फ्रीडम थी। जैसे उसको गांधर्व विवाह बोलते थे कि वो आर्यन कम्युनिटी के अंदर अपना वर्ड चूज कर सकते थे। तो पॉलीगैमी भी थी, पॉली एंट्री भी थी कि एक से ज़्यादा वाइफ है, एक से ज़्यादा पति है। तो वो दोनों चीज़ें थी। विनियोग विवाह जो कि विडोरी मैरिज को बोलते हैं, तो विडोरी मैरिज भी थी। इसी वजह से मॉडर्न इंडिया में अगर देखें तो हमारे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, उन्होंने भी वो एफर्ट किया कि विडोरी मैरिज इट्स नॉट अ करंट फिनोमिना, बट वैदिक एज में भी ये चीज़ें अलाउड थी। तो इसको अब रिस्ट्रिक्ट करना, इसको टैबू बनाना कि विडो मैरिज नहीं होनी चाहिए, वो फिर वो 20 साल में 22 साल में ही क्यों ना सती हो, विडो हो गए हो, विडो हो गए होगे, तो क्या है कि उसमें उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती थी। तो विडो मैरिज इज ए प्रोग्रेसिव थिंग।
ओके। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसमें हमारा वो स्लेवरी का क्या सीन था उस टाइम पे, क्या चीज़ें होती थी। तो दो टाइप की स्लेवरी होती थी, दास होते थे और दासी होते थे। डिफीटेड आर्यन उनको दास बोलते थे, उनको फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलता था थोड़ा। दासियों जो डिफीटेड नॉन आर्यंस थे उनको हैवी डिस्क्रिमिनेशन होता था। दासियों जो थे उनको हत्या, दासियों हत्या इन ऋग्वेदा ये लिखा हुआ है ऋग्वेद में कि मास किलिंग होती थी दासियों की। तो इतना ये डिस्क्रिमिनेशन था जो नॉन आर्यन के लिए था। फिर रिलीजन क्या था अर्ली वैदिक पीरियड में, तो पर्सोनोफाइड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन नेचर ऑफ इनटू गॉड। तो उस टाइम पे नेचर वर्शिप होती थी और नेचर के कुछ एलिमेंट्स को पर्सोनोफाइड किया था, मतलब एक भगवान का नाम दे दिया था। जैसे इंद्र है तो इंद्र उस टाइम के मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड थे, उनको ऋग्वेदी में लगभग 150 टाइम्स उनको मेंशन किया हुआ है। फिर वो रेन और थंडर के गॉड थे। फिर अग्नि फायर सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, और क्या है इंटरमीडियरी कनेक्ट गॉड मैन एंड गॉड, तो अग्नि भगवान और उसको मिलाती है आदमी को। फिर वरुण जो है वाटर एंड मेंटेन कॉस्मिक ऑर्डर, और जो मित्र है वो एयर। तो चार भगवान थे, कौन कौन से थे, इंद्र अग्नि वरुण और मित्र। और ये चार जो नेचुरल फिनोमिनान्स है उनको इंडिकेट करते थे। फायर हो गया, रेन हो गया, वाटर हो गया और एयर हो गया। फिर इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ऑल्सो सन गॉड एंड पुषाण गॉड ऑफ एनिमल्स। तो इसमें ये सब ये गॉड भी माने गए थे। तो उस टाइम की जो फीमेल्स गॉड थी, गॉडेसेस थी, तो वो अदिति दिन के लिए दिन को इंडिकेट करती थी, उषा डॉन को, जो मतलब सुबह से सूरज निकलने से पहले का जो लालिमा होती है, समय होता है, उसको उषा बोलते हैं। निशा जो डस्क सॉरी जो डस्क होता है शाम शाम का समय, और सावित्री सनलाइट। तो गायत्री मंत्र जो है विश्वामित्र ने वो डेडिकेट किसको किया हुआ था, अपने जो विश्वामित्र ने डेडिकेट किया था सावित्री को, जो कि सनलाइट को इंडिकेट करती थी। फिर मोड ऑफ वर्शिप क्या होता था, सेक्रीफाइस होते थे, यज्ञ होते थे या यज्ञ होते थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्शिप इज मटेरियल गेन और नॉट स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअलिटी उस टाइम पे इतनी नहीं थी, जब जस्ट मटेरियल गेन के लिए ये सब चीज़ें होती थी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो लेटर वैदिक पीरियड है। अर्ली वैदिक पीरियड हमने पढ़ लिया है। लेटर वैदिक पीरियड जो है 1000 से 6000 BC टू 6 सेंचुरी BC तक रहा ये, मतलब 1000 से 600 BC तक। डिस्कवरी ऑफ आयरन 1000 BC के आसपास हो गया था। फिर मॉन्क मार्क ऑफ बिगिनिंग ऑफ लेटर वैदिक पीरियड वेस्टर्न यूपी फर्स्ट। तो जो है अब वेस्टर्न जो इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से अब जो शिफ्ट है वो टूवर्ड्स ये हो गया ईस्टर्न या मिडल इंडियन, जो इंडिया मध्य भारत जो है। तो ये सब चीज़ें हुई है इस दौरान पे, क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो गई। और जो यूपी बिहार ये वाला जो एरिया था ये डेंस फॉरेस्ट था, बिकॉज वहाँ जो पेरेनियल जो रिवर्स थी, जो हिमालय से आती थी, गंगा यमुना उसकी ट्रिब्यूटरी गंधक वो सब जो है, तो उसके वजह से वहाँ डेंस फॉरेस्ट था। तो उसको क्लियर करने के लिए उनको औजार की ज़रूरत थी, जो कि आयरन के रूप में उनको मिला। तो आयरन शार्प टूल्स क्लियर डेंस फॉरेस्ट ऑफ गैंगेटिक प्लेन्स, तो इजीली क्लियर किया। और फिर वेरी फर्टाइल लैंड फॉर द एग्रीकल्चर नाउ। तो आर्यन फर्दर पेनिट्रेटेड ईस्टर्न इंडिया सेंट्रल इंडिया, जैसे कि भारतवर्ष जो सेंट्रल या वेस्टर्न जो था, नॉर्थ वेस्टर्न ईस्ट वो था आर्यवर्त, तो किसको बोलते हैं, नॉर्दर्न पार्ट को बोलते हैं पूर्व कांड, ईस्ट वाले को बोलते हैं, और मध्य देश ये सेंट्रल वाले पार्ट को बोलते थे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो लेटर वैदिक पीरियड में क्या टेक्स्ट जो है, मेंशन ऑफ गंगा एंड यमुना, बट मोस्ट मेंशन ऑफ सबानीरा। गंधक का सबसे ज़्यादा मेंशन है, लेकिन गंगा एंड यमुना भी मेंशन है। लेकिन ऋग्वेद में क्या है वो मेंशन नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद का जो जब लिखा गया है उस टाइम अर्ली वैदिक पीरियड में जो फैलावट थी आर्यंस की वो सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का था। तो उस टाइम फिर पॉलिटी लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुई, पॉलिटी ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, अब राजन जो है नाउ द मच मोर इम्पोर्टेंट, विधाता डिसअपियर हो गई जो इम्पोर्टेंट टू रिलीजियस से रिलेटेड थी, सभा समिति लॉस्ट रेलेवेंस। अब राजा ही इम्पोर्टेंट हो गया, और जो कंसल्टेशन प्रोसेस था जिसमें कि सभा समिति विधाता था वो अब डिसअपियर हो गया है, और वुमेन रिमूव फ्रॉम सभा। अब सभा क्योंकि रेलेवेंस भी नहीं है और उनको निकाल भी दिया है, विधाता ऑलरेडी डिसअपियर हो गया, समिति में नहीं थी। तो ये क्या दिखाता है कि वुमेन की जो कंडीशन है अब थोड़ी डिग्रेड हो रही है। और प्रिस्टली क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गई, और वो राजन को एड एंड एडवाइस करती थी। तो वो बेसिकली डी फैक्टो और डी ज्योर का जो सिस्टम होता है वो था कि अब जो प्रिस्टली क्लास है वो राजन को या मेजर डिसीजन लेने में वो क्या है इन्फ्लुएंस करने लग गए।
फिर क्या है कि रिचुअल सेक्रीफाइसेस, राजस्व यज्ञ क्या है, कॉन्सिक्रेटेड सेरेमनी, अ सेशन ऑफ राजा विद प्रीस्ट ब्लेसिंग। तो क्या है कि ये एक सेरेमनी है जिसमें कि राजा को सिंहासन पे बिठाया गया, तो उसमें ब्लेसिंग, प्रीस्टी क्लास की ब्लेसिंग बाज पे, जिसमें स्पोर्ट्स, चैरियट्स, रेसेज, ये सब चीज़ें होती थी। फिर अश्वमेध या टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए यूज़ करते थे कि घोड़े को छोड़ दिया, और जैसे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ले कि भाई जो हमारे देश का घोड़ा है, मोदी जी का घोड़ा, अगर वो पाकिस्तान में चला गया और उन्होंने उसको अपनी टेरिटरी से जाने दिया, तो उन्होंने क्या है, मोदी जी के सुवेरेनिटी एक्सेप्ट कर ली। लेकिन अगर वो उसको ना जाने दे, उसको रोके, तो उसको उनको क्या है, इंडिया के साथ तब युद्ध करना पड़ेगा। तो वो टाइप का सीन था। तो वो अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो अगर वो जहाँ जहाँ अगर वो घोड़ा गया और सोवरेनिटी एक्सेप्ट की, तो फिर वो अश्वमेध यज्ञ होता था, एक मेजर, जो कि महाभारत में भी हुआ था, क्योंकि उनकी सोवरेनिटी मैक्सिमम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली थी। फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास वो इकोनॉमी है, लेटर वैदिक पीरियड की। अब लैंड इंपॉर्टेंट हो गई है, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ हो गई है, बैटल फॉट फॉर टू सिक्योर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। अब क्योंकि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, उसमें अब नए नए जो मेटल्स है वो भी मिलने लग गए, तो इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो अब क्या है, जो वेल्थ किसको मानने लग गए, लैंड को मानने लगे। लेटर वैदिक पीरियड में राष्ट्र को का भी मेंशन है, तो जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड हाईलाइट करता है। एग्रीकल्चर अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, कैटल अब सेकेंडरी रहे। और फिर टैक्सेशन, इसमें भी फॉर्मल टैक्सेशन नहीं था, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, बाली भागा, वही सेम अर्ली वैदिक पीरियड वाला। और बार्ले व्हीट जो है वो इम्पोर्टेंट अभी भी थे, इसको क्या बोलते थे, यावा बोलते थे। और इसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे भाई इसको, आई फॉरगॉट इट, गौधी, आई डोंट नो, सॉरी, ये वीट का देखना पड़ेगा कि क्या बोलते थे इसको। तो नेक्स्ट जो हमारे पास, और राइस भी अब इम्पोर्टेंट होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट क्या है, सोसाइटी। सोसाइटी ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, स्टेटस ऑफ वुमेन, नाउ नो पॉलिटिकल राइट्स, रिमूव फ्रॉम सभा, एजुकेशनल राइट्स स्टिल ओपन, लाइक एग्जांपल ऑफ कारगी का दिया हुआ है। नो चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। विडो रीमैरिज, नियोगा विवाह अभी भी होता था। मैरिज, गांधर्व विवाह नॉट एनकरेज, अब सेम आर्यन क्लैन में आप शादी नहीं कर सकते थे। और अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, बेसिकली अनुलोम हो गया कि जो बॉय है वो अपर कास्ट का है और गर्ल है वो लोअर कास्ट की है, और उनके बीच शादी हो जाती है, तो अनुलोम विवाह हो गया। प्रतिलोम इसका वाइस वर्सा हो गया कि गर्ल अपर कास्ट की है और बॉय लोअर कास्ट का है, तो प्रतिलोम विवाह है, उसको तो बिल्कुल ही डिस्करेज किया गया। वैसे तो दोनों डिस्करेज किए गए, लेकिन उसको, जो अनुलोम विवाह है उसको एकोमोडेट कर लिया कि भाई चलो ठीक है, अगर कर ही लिए शादी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट जो क्या है कि हमारा जो 10th मंडल्स है, जो ऋग्वेदिक में 10 मंडल थे, उसका उसका वो बोलते हैं पुरुषा सुक्ति। पुरुषा सुक्ति एक डिवाइड जो है, फर्स्ट टाइम किस जो वैदिक लिटरेचर में है, फर्स्ट टाइम अगर कास्ट का या वर्ण वर्णा सिस्टम का जो मेंशन है वो इसमें पुरुषा सुक्ति में है। ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, बर्थ के बेसिस पे उनको अब वर्णास में डिवाइड किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये चार वर्ण है, मेजर चार वर्ण है, और यहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई है कि इनको वर्णास में डिवाइड शुरू करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्या है, गोत्र। गोत्र जो है गोत्र कॉन्सेप्ट, लीनिएज, कॉमन लीनिएज, फ्रॉम कॉमन लीनिएज, कॉमन एंसेस्टर। तो गोत्र का सिस्टम शुरू हो गया कि अब सेम गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते हैं। फर्दर कंसोलिडेटेड, ब्राह्मण एडवाइज्ड एक्सोगेमी ऑफ गोत्र विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिमोनियल अलायंसेस। तो अब एक्सोगेमी होनी चाहिए, जो अपने गोत्र, सेम गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते, दूसरे गोत्र में जाके शादी करो। तो 16 संस्कार के बारे में बात हुई है, जिसमें से कुछ ये सेक्रेड थ्रेड के बारे में, मैरिज और लास्ट राइट्स के बारे में है, जिसमें कि उपनयन संस्कार, सेक्रेड थ्रेड, विवाह संस्कार, मैरिज, और ये अंत्येष्टि संस्कार, ये लास्ट राइट्स है। और भी है, 16 संस्कार है जो कि इम्पोर्टेंट उतने नहीं हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ आश्रम सिस्टम। आश्रम की 3 जो पहली स्टेजेस है, उसमें ब्रह्मचार्य, जिसमें कि सेलिबल बॉय और स्टडीज़ ये सब होता था, जो कि अभी भी होता है। फिर गृहस्थ, गृहस्थ जिसमें कि मैरिज लाइफ होती है, जो कि अभी भी होती है कि आप 20-22-25 के 20-22 साल के बाद शादी कर लेते हैं, 30-32 साल तक। फिर उसके बाद है बनप्रस्थ। बनप्रस्थ क्या है, पार्शियल रिटायरमेंट फ्रॉम द हाउस होल्ड लाइफ टू अटेन विजडम। अब ये कि आप घर छोड़ के भाग गए हैं और एक विजडम अटेन करने के लिए पार्शियली आपने जो है संन्यास ले लिया है। फोर्थ है कि कंप्लीट संन्यास। अब आपको मोह माया से, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप स्पिरिचुअल चीज़ में घुस गए हैं, स्पिरिचुअलिटी आपको अब अट्रैक्ट करती है, आप स्पिरिचुअल हो गए हो और वही चीज़ प्रीच करते हो।
तो कम टू रियलिटी डूइंग, बुद्धा और महावीर ने ये सब चीज़ें, ये तीनों चारों स्टेजेस जो है फॉलो की थी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जी रिलीजन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। रिलीजन क्या था लेटर वैदिक पीरियड का? अर्ली वैदिक पीरियड में तो इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्रा वो थे, तो वो क्या है, उन्होंने रेलेवेंस खो दिया, वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही। अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गए? प्रजापति, ब्रह्मा। ब्रह्मा एमर्ज्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। रुद्र और विष्णु भी इंपॉर्टेंट होने लग गए थे। मोड ऑफ वर्शिप उसमें प्रेयर और रिसाइटेशन ऑफ मंत्र, यज्ञ एंड ऑफरिंग सेक्रीफाइसेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बट नॉट स्पिरिचुअलिज्म। अब स्पिरिचुअलिज्म अभी भी उतना नहीं डेवलप हुआ है, तो इसमें क्या है, स्पिरिचुअलिज्म डेवलप नहीं हुआ है। रियर एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, जो लेटर वैदिक पीरियड का जो अंतिम कुछ साल थे, प्रोग्रेसिव सेक्शन स्टार्टेड रिफॉर्म मूवमेंट। तो इसमें क्या है, रिफॉर्म शुरू होने हुए, जो ये मटेरियलिस्टिक जो प्रॉस्पेरिटी की जो बात है उसको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाने के लिए एम्फेसिस स्पिरिचुअलिज्म हो गया, जिसमें कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये हम अलग से कवर करेंगे। आर्ट एंड कल्चर का कुछ पार्ट इसमें हम एज आर्ट एंड कल्चर के कुछ नोट्स है, टॉपर नोट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो है अपना नेक्स्ट है हमारे पास राइज ऑफ 16 महाजनपद। तो ऑलरेडी 27 मिनट हो चुके हैं, तो अगर हम इसको महाजनपद को देख लें तो इसमें हमारे पास क्या है, 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद जो है 6th सेंचुरी के आसपास ये हो गई थी शुरू, देखने मतलब ये कंसोलिडेशन शुरू हो गई थी महाजनपद में, जनपद में। तो बिग टेरिटोरियल स्टेट्स, वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। अब आर्मी रखना शुरू हो गया था। वैदिक काल में क्या है, उनके पास आर्मीज नहीं थी अर्ली वैदिक काल में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आर्मी रखना शुरू किया। अब ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, एक टेरिटोरियल इंटीग्रेशन है और एक लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है। सोर्स कौन कौन से है ये महाजनपद के बारे में? उसमें जैनिज्म टेक्स्ट है, बुद्धिज्म टेक्स्ट है, जैसे कि भगवती सूत्र, ये बुद्धिज्म टेक्स्ट है। और ये अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, ये अपने प्रीलिम्स में आते हैं, तो आप ये नाम याद रखना कि भगवती सूत्र जो है जैनिज्म टेक्स्ट है, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और ये किसका लिए सोर्स है? महाजनपद के बारे में। इनिशियली पावरफुल काशी और कोसाला, ये इंपॉर्टेंट उस टाइम थे, लेटर मोस्ट पावरफुल मगध बन गया। मगध जो महाजनपद थी। अब ये जनपद जो हैं इनको यहाँ मैप में बेसिकली प्लांट हमने दिखाया हुआ है। तो इसमें कौन कौन से है, जैसे कि कम्बोज, ये राजपुरा है, गांधार इसकी राजधानी तक्षशिला है। फिर कुरु की हस्तिनापुर, पांचाल, कम्बोज और सुरसेना, मथुरा, कौशाला, साकेत, माला, कुशीनगर, बाजी, वैशाली, अंग, चंबा चंपा, ये अंग अपने वो करण जिसके वो थे, मगध, राजगृह या पाटलिपुत्र, काशी, बनारस, वस्त, कौशाम्बी, जहाँ अपने कौन थे, कौशाम्बी में अपना बुद्धिस्ट से रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट है। छेदी, सुक्ति, मोती और मत्स्या, विराटनगर। फिर कुछ जो अपनी साउथ में है, साउथ या डेक्कन वाले पार्ट में है, अवंती, उज्जैन या महिषासुरमिति और अस्मात्या, उसमें पोताना। ये इनकी साथ में जो ब्रैकेट या ब्लैक जो पेन में लिखी हुई है, ये इनकी कैपिटल्स है। और बाकी जो नाम दिए हुए हैं वो है अपने जनपद, महाजनपद। अब इसमें क्या है कि राइज ऑफ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मगध। मगध क्यों इतना इम्पोर्टेंट बन गया? और उसमें कैपिटल राजगृह थी, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, सराउंडेड बाय 5 माउंटेन, सिक्योरिटी, इतना जल्दी इन्वेड करना नहीं, ईजी नहीं था। मगध रूलर्स यूज अबंडेंट रिवर चैनल्स फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, उनको ईजी हो गया, वो नदी से ही अपना ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे थे, ट्रैवलिंग ईजी हो गई। और डेंस फॉरेस्ट था, गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर, मानसून जो थी डिसीडुअस, मानसून डिसीडुअस फॉरेस्ट था। और क्या है, अब मेजर जो रिजर्वॉयर ऑफ आयरन, गुड टूल्स एंड आर्मी, तो ये छोटा नागपुर प्लेटो जो है वो इसके अंडर था, तो वहाँ आयरन टूल्स बनाने ईजी हो गए। फिर क्या है, अनऑर्थोडॉक्स एंड अनएंटरप्राइजिंग मगध रूल्स, टेकिंग इंटरेस्ट इन, किस में इंटरेस्ट लिया उन्होंने, लोन्स लून्स देना शुरू किया, ऐसी चीज़ें, मतलब रिस्क वाली जैसी चीज़ें, तो अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें शुरू की उन्होंने। फिर नेक्स्ट हमारे पास है मगध में जो डायनेस्टीज थी, उसमें कौन कौन सी डायनेस्टी थी? मगध में थी जो 554 से 321 BC के बीच में, तो हरियांका डायनेस्टी 554 to 412,
बीसी तक रहा। इसमें सबसे पहला फाउंडर जो हरियांका था वो था बिम्बिसार फाउंडर था, और इसने कैसे टेरिटरी कॉन्क्वेस्ट की, मैट्रिमोनियल अलायंस, काशी, लिच्छवी और माधरा, ये इन जगहों पे इसने शादियाँ की खुद की, या अपने बच्चों की। बुद्धा वॉज कंटेम्प्रेरी, रिस्पेक्टेड हिम अलॉट। तो बुद्धा जो है इसका कंटेम्प्रेरी था बिम्बिसार का, तो ये आ जाता है। फिर मिलिट्री एनेक्सेशन, अंग महाजनपद अंडर हिज सन अजातशत्रु। तो अजातशत्रु बिम्बिसार का जो है बेटा था, वो उसने अंग को अनेक्स किया। फिर अवंती, उसमें जीवक जो उसका फिजिशियन था बिम्बिसार का, उसको ट्रीट करने भेजा, अवंती के जो राजा थे उसको। तो क्या है, उसको भी सोवेरेनिटी ले ली उसके जगह पे। फिर अजातशत्रु आया नेक्स्ट जो है। अजातशत्रु असेसिनेटेड, जो अपने फादर को असेसिनेट कर लिया। फिर अथॉरिटी चैलेंज, उसमें काशी जो है एग्रीमेंट रीच्ड ड्यूरिंग वॉर, तो उनके साथ वॉर किया इसने, लेकिन वो फिर एग्रीमेंट हो गया। लच्छवी डिस्ट्रॉयड कैपिटल वैशाली को उसने डिस्ट्रॉय किया। फिर कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा 483 बीसी, बुद्धा महापरिनिर्वाण, बुद्धा की डेथ हो गई। और अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को भी ऑर्गेनाइज किया था राजगृह में। तो इसमें इन द वॉर यूज्ड टू इनोवेट वॉर इंजन्स, इसने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज की वॉर में, लिच्छवी वाले वॉर में, रथ मौसाला एंड महाशिलाकांता का। तो जो ये बेसिकली ये कौन सी चीज़ है, जो आपने बाहुबली अगर मूवी देखी होगी, तो बाहुबली में वो रथ जो था उसको यूज किया सबसे पहले किसने, अजात शत्रु ने। और ये पत्थर जो कैटापुल्ट है पत्थर फेंकने का, ये भी सेम वही जो उसमें था अपनी बाहुबली में था। तो दोनों चीज़ें बाहुबली मूवी में यहाँ से अडॉप्ट की हुई है। रत्था मसाला की उसमें पहले कटर लगा हुआ है, रिवॉल्विंग जो मेस है उससे लोग काटते हैं। तो अजातशत्रु डिसाइडेड टू शिफ्ट कैपिटल राजगृह टू पाटलिपुत्र बट डाइड इन 460। तो ये मर गया और शिफ्ट, लेकिन उसने शिफ्ट करनी थी अपनी कैपिटल। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि उदयगिन जो नेक्स्ट जो राजा था इसमें, नेक्स्ट कंस्ट्रक्टेड पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कंस्ट्रक्ट की 460 से 440 बीसी तक हो रहा। नागा देशक लास्ट रूलर ऑफ हरियांका डायनेस्टी, तो हरियांका डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर था, फाउंडर बिम्बिसारा था। और अजातशत्रु ने काफ़ी एनेक्सेशन किया, और उदयगिन ने पाटलिपुत्र कंस्ट्रक्शन की, उदयइन। और नागा देशक लास्ट रूलर था, असेसिनेटेड बाय द शिशु नागा, मिनिस्टर था इसका शिशुनाग, उसने इसको असेसिनेट किया और अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, शिशुनाग डायनेस्टी। तो नेक्स्ट हमारे पास है शिशुनाग डायनेस्टी। ये 412 बीसी से अपना कौन से 344 बीसी तक रहे। शिशुनाग ने ये जो अपना नागा शेखा जो हरियांका डायनेस्टी का लास्ट रूलर था उसको मार के ये शिशुनाग डायनेस्टी एस्टेब्लिश की। कम्प्लीटली अनेक्स्ड अवंती को कंप्लीट अनेक्स किया। शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। फिर कालाशोक, उसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है एट द कहाँ एट 383 बीसी वैशाली में सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको ऑर्गेनाइज किया था, इनफॉर्मल डिवीजन ऑफ बुद्धिज़्म। तो ये नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसने क्या क्या किया, कालाशोक ने ये एसोसिएटेड असेसिनेटेड बाय एस्टेब्लिश्ड महान पद्मनंदा ने उसको कालाशोक को क्या है असेसिनेट किया और एस्टेब्लिश नंद डायनेस्टी 344 बीसी। और फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी मगध में पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी या क्षत्रिय डायनेस्टी जो हुई है वो महापद्मनंदा ने एस्टेब्लिश की, नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी हम देखते हैं, तो नंदा डायनेस्टी में कौन कौन है, 344 से 321 बीसी तक रहा महापद्मनंदा, रिजॉल्व टू एलिमिनेट क्षत्रिय फ्रॉम मगध और निकनेम्ड एकारत उग्रसेन। तो इसको उग्रसेन एकारत ये सब अनेक्स्ट कलिंगा, कलिंगा को एनेक्स किया। इसमें महापद्मनंदा डाइड, मैनी रूलर्स अपॉइंटेड इन सक्सेशन। और लास्ट रूलर जो था वो धनानंदा था। Dhanananda, most powerful, Alexander started his eastern campaign 326 BC, fought with Porus, battle of Hydaspes, और impressed by bravery, तो reinstated Porus and made ally। तो पोरस को इसने रीइंस्टेट कर लिया, उसकी जो बहादुरी देख के वो क्या है खुश हो गया। और ये डाइड लेटर। अलेक्जेंडर प्लान अटैकिंग मगध, लास्ट आर्मी एग्जॉस्टेड, और ये वो भी अलेक्जेंडर भी मर गया। तो ये हो गया। इसके बाद मौर्यन डायनेस्टी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो इट मीन्स यू आर सीरियस, यू वांट टू लर्न थिंग्स।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।